वक्त गुजरने के साथ साथ नाजरीन वो जो बहुत बड़ी तब्दीली इस खित्ते पर आ रही है वो है मौसमियाती तब्दीलियाँ। और मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और जिससे डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर जो एक आम लिविंग है वो मुतासर हुई है। आम शख्स का कर रहना सहना, उसका उसकी इकनॉमिक लाइफ जो है वो मुतासर हुई है। और वहीं पाकिस्तान का जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कई तरह के माशी बहरान का शिकार है और उसी सब में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ने पाकिस्तान की माशियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। हालिया दिनों में आने वाले सैलाब जो हैं, गुज़श्ता कुछ महीनों में इस साल जो सैलाब आया 2022 में, उसने अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है। पाकिस्तान को नॉर्थ से शुरू करें और कराची तक जाएं तो शायद ही कोई ऐसा जोन बचता है, ऐसा रीजन बचता है जहां सैलाब से तबाहकारी ना हुई हो। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, सिंध एक बड़ा एरिया है पाकिस्तान का जहां सैलाब ने लोगों को मुतासर किया है। लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो इससे डायरेक्टली मुतासर हुए हैं। दुनिया भर जो है वो इस पर फ़िक्रमंद तो है, UN ने भी काफ़ी एक्टिविटीज़ इस पर की हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया भर की फ़िक्रमंदी पाकिस्तान को माली तौर पर किस हद तक सपोर्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए और सैलाब से मुतासरा लोगों की ज़िंदगी की बहाली के लिए पाकिस्तान को एक वसी पैमाने पर ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए माली मावनत की भी ज़रूरत है। और उस पर अब एक फ़ंड जो है वो कायम किया गया है पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान को इमदाद भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या इस सब के लिए हमारे सियासतदान संजीदा हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जिन तकरीबन 1 करोड़ डायरेक्टली लोग मुतासर जो हुए उनमें से बेशतर वो लोग हैं जो कि वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं। उन्हीं सियासतदानों को जो स्टेज सजाते हैं, कंटेनर सजाते हैं और अपनी सियासत चमकाते हैं, वोट लेते हैं, पार्लियामान तक पहुँचते हैं, क्या वो सियासतदान संजीदा हैं? वो अपनी सियासत को लेके तो बहुत संजीदा हैं, लेकिन उनकी सियासत जिस वोटर की वजह से है उस वोटर के बारे में पाकिस्तान का कोई भी सियासी तबका संजीदा तौर पर नहीं सोच रहा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो दुनिया भर के बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान से जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकारी हैं उस पर वो संजीदा नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी तबका है वो ना इस पर कंसेंसस बिल्ड कर सका है, ना ही वो इस पर संजीदा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, जिसको कुछ वक्त के लिए उन्होंने ब्रेक लगाया है और वो बड़े पुरअज़्म हैं रावलपिंडी शहर आने के लिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका रावलपिंडी आने के बाद मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है क्या उसमें कोई स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मसाइल तभी हल होंगे जब मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी कायम हो पाएगी। तो इस पर बात करने के लिए सियासी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन होगा और क्यों ये अदम इस्तेहकाम आजकल है और उसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर नेशनल असम्बली चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ होंगे शौकत बसरा साहब, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी, तजियाकार और एंकर पर्सन मोना आलम साहब मेरे साथ होंगी। मोना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोना साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारा सियासी तबका अवाम के सियासी मसाइल के लिए संजीदा नहीं है। इज़ इट ट्रू मैम? जी देखें, ये बात तो सही है, लेकिन जो अवाम है, क्या अवाम भी अपने उन मसाइल के लिए उतनी संजीदा है, ये भी सोचने की बात है। मतलब जितनी सब्सक्रिप्शन इस वक्त सियासी एक हमारी भी तो मीडिया में भी तो ये लड़ाई होती है ना कि हम अपने अवाम को या अपने व्यूअर्स को क्या दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं जो वो देखते हैं, या फिर हम उनके ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती मुसल्लत करते हैं। मेरा ख्याल है हम उनको वही दिखाना चाहते हैं जो वो देखते हैं। और ये भी एक अजीब सी बात है, एक मायूब बात है कि शायद अवेयरनेस की कमी है, या फिर मतलब अपने मसाइल इतने ज़्यादा हो गए, मुआशी मसाइल और माशरती मसाइल के जिनसे निजात हासिल करने के लिए आम आवाम भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि चलो अच्छा घर में मुआशी मसाइल हैं, थोड़ा उससे ध्यान हटाते हैं, तो देखते हैं वो वहाँ पर सियासत में जी इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ की तकर्री पर क्या हो रहा है। तो ये बातें शायद में भी एक आम आदमी ने भी अपने लिए एक बहाना या एक्सक्यूज़ बना लिया है अपने असल मसाइल से थोड़ी देर के लिए आंखें चुराने के लिए। हमें ये भी मानना पड़ेगा। और अच्छा। सियासतदान भी इस तरह से खुश हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से ये चीज़ मुझे लगता है ये अप्लाई होती है। सियासतदान इसलिए खुश हैं क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि जिस वजह से जो असल हमारे करने के काम हैं, अवाम तो वाक़तन शायद वो हमसे इतना ख़ास नहीं पूछ रही, वो इंटरेस्टेड ये हैं कि जी न्यूट्रल कौन है कौन नहीं है। वो ये इंटरेस्टेड हैं कि किससे रात में मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पर क्या डीलें हो रही हैं नहीं हो रही हैं।
तो मतलब शायद उनको भी कहते हैं वैसे चलिए मोना, ठीक आपको है, लगता नहीं हमने अगर क्या खान करना साहब है, अगर मतलब खान जो साहब एक्चुअल मसाइल है, अगर खान जब साहब ये भी उसी पे मोना, आपको लगता नहीं कि खान साहब ने एक जलसों की लंबी सीरीज की और उस सीरीज के बाद लॉन्ग मार्च पे चले गए, अगर वो लॉन्ग मार्च में कुछ स्टेप वाइज रख देते कि एक दिन अवामी मसाइल पर बात कर लेते, तो हम मीडिया भी वही दिखाते जो एक मुल्क का मशहूर लीडर दिखा रहा होता। आई नो, आप ठीक कह रही हैं, आई अंडरस्टैंड कि हम भी जिम्मेदार हैं, पर जो खुद को क्लेम करता है और जो ऑफ कोर्स इस वक्त है भी, वो एक पॉपुलर लीडर है, वो जो बात करता है हम मीडिया तो उसको रिपोर्ट करके उस पर डिबेट करते हैं ना मैम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है मैं तो नहीं समझती कि अगर खान साहब ने बहुत ज्यादा फोकस सैलाब पर रखा होता तो मीडिया ना चाहते हुए भी उनको दिखाना पड़ता। ये तो बात है, मैं आपको सच्ची चीज बताऊं कि हम उस चीज से नजरें नहीं चुरा सकते थे। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें अगर वो ये वाली बात करें, हम मजबूर हो जाते, मीडिया मजबूर हो जाता और गवर्नमेंट भी शायद मजबूर हो जाती कि वो अब इसी की बात करें। अब ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत वक्त हमेशा से, आप देखें, मैं एक बात अगर इसमें इजाफी तौर पर करूं, हुकूमत वक्त जब खान साहब हुकूमत में थे तब वो ऐसे नहीं थे, तब वो ये वाली बातें कम करते थे और वो ज़्यादा बातें उस वक्त भी जो आपको याद होगा कोविड की वबा आई थी तो वो उस टाइम पे वो बात ज़्यादा करते थे। उस वक्त भी ये जो बाकी दीगर बातें हैं या सियासत है उसके अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि जो भी हुकूमत वक्त होती है उनको इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र होती है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, इसके भी बताती हूँ आपको क्यों। ये उसका रीज़न बहुत कम है कि वो वाक़तन अवाम का दर्द उनके दिलों में होता है, हुक्मरानों के या जो हुकूमत वक्त होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, उसका रीज़न ये है कि उनको ये लग रहा होता है कि जी शायद इस वजह से हमें कुछ बैनुल-अक़वामी तवज्जो मिल जाए, हमें बैनुल-अक़वामी हमारे जो कर्ज़े हैं उनकी वापसी में और उनकी अदायगी में कुछ ताख़ीर मिल जाए, कुछ थोड़ा सा डिले आ जाए। खान साहब ने भी कोविड को बखूबी इस चीज़ के लिए उन्होंने इस हवाले से बहुत, कोविड के हवाले से उन्होंने बात की। या बिल्कुल ठीक है, मैं क्या बिल्कुल कहूँ, सही, मैं गॉट द पॉइंट, इस्तेमाल बिल्कुल नहीं सही करना है। चाहती ये वाला वर्ड, लेकिन किया। और अभी भी सैलाब की पेश नज़र यही चीज़ मौजूदा हुकूमत कर रही है कि जी किसी तरह से कर्जे आगे हो जाएं, किसी तरह से और फंड्स मिल जाएं। ऑफ कोर्स कहीं ना मैं कहीं नहीं रिलीफ की समझती कुछ। किसी चौधरी के भी जाफर दिल में इकबाल अवाम साहब, का सर दर्द। सर आपको लगता नहीं कहीं, क्योंकि आप तो हल्के की सियासत करते हैं, आपका वोटर, आपका सपोर्टर जो हल्के में पूछता होगा कि मेरे मसाइल हैं, मेरे माशी मसाइल हैं, मेरे माशरती मसाइल हैं, मेरे सियासी मसाइल हैं, उन पर बात नहीं हो रही, ना हुकूमती हल्कों की जानिब से और ना, अफसोसनाक बात है कि अपोजिशन की जानिब से, तो वो उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं सर बतौर पॉलिटिशियन आप? बहुत शुक्रिया अदनान हैदर साहब, और बसद एहतराम आप दोनों से कि आपने आगाज़ किया और मातूब ठहरा सियासतदान। क्या कोई और शख्स भी, कोई और फर्द भी, कोई और तबका भी किसी चीज़ का जिम्मेदार है या सिर्फ वाहिद सियासतदान है? स्टेज सजाता है, कंटेनर सजाता है, क्यों ना स्टेज सजाए, क्यों ना कंटेनर सजाए। वो क्या उस स्टेज के गिर्द क्या होता है? अवाम होती है, वो अवाम से मुखातिब होता है। सर वो वही अवाम इस मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं। और फिर उसमें मूना ने ऐड किया कि शायद वो दिखाने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को कि आइए हमारी मदद कीजिए। यकीनन क्या हुकूमत वक्त का काम तवज्जो हासिल करना नहीं? क्या बैनुल अक़वामी बरादरी को बताना नहीं कि मेरा मुल्क किस कर्ब और किस परेशानी से गुजर रहा है? घर का एक सरबरा जिसके ऊपर कोई आफत आ गिरे, क्या वो अपने मौजूदा वसाइल जो उसके गिर्द मौजूद हैं, वो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, रेस्क्यू है, पुलिस है, वो उन तक नहीं अपनी आवाज़ पहुंचाता? क्या वो अंदर सिर्फ बैठ जाता है? तो इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप पिक्चर पेंट कर रहे हैं। आपने कहा कि क्या हल्के के अवाम मईशत के बारे में पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरा देहाती इलाका है सर, इमरान खान साहब के 4 सालों में किसानों को खाद लाइनों में लग के डंडे खा के मिलती थी और 15,000 रुपये तक डीएपी खाद की कीमत चली गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने सब्सिडाइज भी किया और इंपोर्ट भी की। और आज अगर आप पंजाब के देहात में जाएं तो 9,500 रुपये, यानी तकरीबन 6,000 रुपये पर बैग खाद सस्ती मिल रही है। तहकीक कीजिए, आप और मुना दोनों कीजिए, पूरा प्रोग्राम कीजिए कि ये खाद सस्ती करने से और बर वक्त अवेलेबल होने से पाकिस्तान की जो 65% आबादी काश्तकारी से वाबस्ता है उसके ऊपर क्या माशी असरात होंगे। आप ये भी इसके ऊपर कीजिए कि ये इस्तेमाल करने से
कि किसान के लिए कितनी बेहतर गंदम पैदा होगी, वो खुद भी खुशहाल होगा और मुल्क के वो ज़खायर जो हमने पहले इकट्ठे किए जमा किए, और बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने वो आते ही गंदम बेच दी, एक्सपोर्ट कर दी और फिर इंपोर्ट करना पड़ी। क्या वो जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर अगर कमी आएगी तो वो क्या मईशत के अंदर बेहतरी नहीं? यकीनन सियासतदान को आप मतूब ठहराएं, निशाना बनाएं, लेकिन हम ही इन सारे मसाइल का सोचते भी हैं और हल भी करते हैं। सर वेरी राइट, बट हल हो नहीं रहा सर मैं आपको नहीं मुरद इल्जाम ठहरा रहा, पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है सर। नान हैदर साहब, ये दूसरा मसला है कि हल हो नहीं रहे, ये दूसरा मसला है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं और वो पेश करना होंगी। आप कोई एक मसला उठाइए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कौन सी हुकूमत, मेरी हुकूमत समेत, किन वजूहात की बुनियाद पे नाकाम रही और क्यों ना कर सकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बसरा साहब ने ज्वाइन किया, शौकत बसरा साहब। सर बड़ी अच्छी बात होती, मैं अब ये चोर और डाकू का जो आपने एक बयानिया बनाया है, इसको कोई 12 साल तो हो गया सर मीडिया में लोगों को सुनते सुनते। आप लोगों ने 3.5 साल वजारत उज़्मा भी कर ली, हुकूमत भी चला ली। क्या ये अच्छा होता कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, जैसे मियाँ साहब बताते हैं मैंने एटमी धमाके किए, मैंने CPEC साइन किया, मैंने मोटरवे बनाई, जरदारी साहब अपने क्रेडिट्स गिनवाते हैं। तो इमरान खान साहब भी चोर डाकू के साथ अगर क्रेडिट्स गिनवाते तो कितना ही अच्छा होता। जो हवाले चौधरी साहब दे रहे थे, सर आपकी हुकूमत में चीनी गायब रही, आपकी हुकूमत में DAP गायब रही, ब्लैक में मिलती रही। चौधरी साहब तो कह रहे हैं 15,000 पे मिली, मैं खुद एक फार्मर हूं, मैंने तो ब्लैक पे ही खरीदी भाई, मुझे तो नहीं मिली आपके दौर में। चीनी गायब रही, आटा गायब रहा, गैस और बिजली गायब रहा। सर जिस चीज की बात करें तो अवामी रिलीफ तो आप वजारत उज़्मा में भी नहीं दे सके सर। अदनान भाई, बात यह बहुत अहम डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं, शुक्र है आप लोग वो घड़ी से बाहर आए हैं। घड़ी पे भी आएंगे सर, घड़ी पे भी आएंगे। सुन तो लें, बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त 6 महीने के अंदर, क्योंकि पहले भी ये 30 साल रही हैं ये सारी 13 पार्टियां, उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तान को पेरिस बना दिया था। अभी तो खास तौर पे 6 महीनों में दूध और शहद की नहरें बह गई हैं और चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि किसान खुशहाल हो गया है और किसान को गंदम इतनी जबरदस्त मिलेगी, किसान मिल रही है, तो इसका हल क्या है मेरे भाई? पाकिस्तान, इमरान खान ने तो 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था। हमने खाद भी नहीं मिल रही थी, किसान भी रुल गया था। इसका पैरामीटर क्या है? इसका पैरामीटर अवाम है, जिनको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आइए चौधरी जाफर साहब को कहिए सत बिस्मिल्लाह, आइए मैदान में और इलेक्शन का बिगल बजाइए, आपको चल पता जाएगा, आपको लग पता जाएगा जब आप कौम के पास जाएंगे। नहीं सर, मैं आता हूँ इस टॉपिक पे। सर बसरा साहब, मेरा सवाल, सर सवाल का जवाब दे दो ना सर। अच्छा, अगली दफा सवाल नहीं पूछूंगा, तुम जो मर्जी बोलोगे तो 3 मिनट देंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दो सर प्लीज। मेरी बात मुकम्मल होने दे। आपने जो नक्शा खींचा है बैठ के यहाँ पर, मैं तो स्टूडियो में नहीं हूँ, वो आपने ये खींचा है कि पाकिस्तान के जब लीडर इमरान खान थे, पाकिस्तान का बच्चा बैठ गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई, पाकिस्तान कंगाल हो गया। मान ली, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात मान ली, तो मेरे भाई हमें आपने एक साजिश किताबें निकाला, इसलिए निकाला कि इमरान खान की हुकूमत रहेगी कि इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा, निकाल दिया। मेरे भाई फिर क्या हुआ? हमें निकालने के बाद आज आपको जो दुआएं मिल रही हैं, आपकी हुकूमत बन गई मरकज में। मतलब तुसी कहते हो कि नहले सी ते असी दहले सी? नहीं, आप कह रहे हो सर, मैं तो जो आपने कहा उसको इंटरप्रिटेट कर दिया ना सर। टीवी पे बैठ के मेरे भाई, ये कोई जो आप डिस्कशन कर रहे हैं इसको मैं मानता ही नहीं हूँ। इस वक्त मैं हल्के में बसरा साहब, आप खुद एक देहाती इलाके से हैं, क्या चीनी गायब नहीं थी? क्या DAP गायब नहीं था? क्या आटा गायब नहीं था? आप और बात कर रहे हैं अदनान। इस वक्त मेरा हल्का है जिला बहावल नगर, सबसे पसमानदा जिला है हारूनाबाद, छोटाबाद। एक तो चल आपके प्रोग्राम में मैं बहुत अहम, मुझे एक स्कीम दीजिएगा, ये जाती इशू है। मैं एक मंसूबा लेके आया था 2 अरब 83 करोड़ का, जो हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला था। जैसे इनकी हुकूमत है, हमारे फंड रोक लिए गए और आज वो लोग देख रहे हैं इनकी हुकूमत की कारस्तानियां कि क्या ये कर रहे हैं। नहीं, चौधरी जाफर इकबाल की हुकूमत नहीं आई सर, ये चौधरी जाफर इकबाल साहब PMLN वाले हैं, वो PMLQ वाले तो
वो तो एक यूनियन के सदर हैं सर, आप क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? PMLQ के नहीं है चौधरी मैं साहब। यही बात कह रहा हूँ कि मरकज में हुकूमत इन्हीं की है ना, मरकज में हुकूमत का सूबे की हुकूमत से क्या ताल्लुक सर? नहीं चौधरी जाफर इकबाल साहब हमसाये तो हो सकते हैं चौधरीयां दे, पर क्यों दे नहीं सर, और नून लीग देने का मनसूबा है। हमारे MNA या मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने हमारा 70 करोड़ जारी होना था जुलाई में, जो इन्होंने सिर्फ इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शौकत बस्सा और तरीके तक क्यों यहाँ में मनसूबा ले आया। नहीं 2 अरब 83 करोड़ रुपए जो देने थे वो वफाक ने देने थे, किस मद में देने? हाँ, मैं कह रहा हूँ वफाक, सुनिए मैं बता देता हूँ आपको, वफाक ने कम से कम कोई 25 मंसूबे दिए थे पंजाब को, इस तरह सिंध को भी दिए थे। उनकी तमाम फंडिंग जो थी वो वफाक ने की है, और ये 2 अरब 83 करोड़ में 1 अरब हमारे पास पहुंच चुका वफाक से जब हमारी हुकूमत थी। जैसे ही इनकी हुकूमत आई है, इसको कहते हैं PSDP, और जो पंजाब का होता है वो EDP होता है। और जो जाफर साहब मेरे से अभी समझ जाएंगे, मेरी जब बात खत्म होगी उसको तस्लीम करेंगे। चलो सर, नहीं आया PSDP तो छोड़ो ना, वजीर आला थोड़ा अपना तुसी उठो ले लो। सुन तो लो, नहीं सूबे से ले नहीं सकते मेरे भाई, इसलिए नहीं ले सकते, ये मरकज का मंसूबा है। अच्छा चलो, मैं आता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मोना साहिबा। चौधरी जाफर साहब, मेरी आपसे मिन्नत है, हमारा इलाका पहले बहुत पसमानदा है, यहाँ पे बिल्कुल ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना बुरे हालात है। एक सड़क हमारे पास आई है, खुदारा इसके फंड हमारे जारी करवा दें। अच्छा, मुझे शौकत बसरा साहब आपसे बहुत हमदर्दी है, आपने पूरा पाकिस्तान तब्दील करना था, और आप आज ना लेक्चर में देखते हैं कि क्या बनता है। 4 साल में बसरा साहब 4 साल में एक सड़क नहीं आप बनवा सके। कितना नलायक आपका कप्तान, यही तो मैं बता रहा हूं साहब, कितनी नलायक आप साबित हुए। मोना साहिबा, चौधरी साहब मैं आता हूँ। मोना साहिबा, बसरा साहब, मोना साहिबा ये एक अलमिया है, वैसे मोना साहब ये एक अलमिया है, मोना साहिबा ये अलमिया है कि शौकत बसरा साहब की पंजाब में हुकूमत है, और वो कह रहे हैं कि पंजाब का काम वफाक करके दे 18वीं तरमीम के बाद, और पंजाब में इनकी हुकूमत है और FIR नहीं अपनी मर्जी काट सकते। अब मैं इस पे मैं शर्मिंदा तो हो सकता हूँ, सवाल नहीं पूछ सकता। मोना साहिबा जी ऐसे ही है, ये बिल्कुल बात ठीक है। अभी मेरा ख्याल है जो अभी वो बात कर रहे थे वो कोई मंसूबे का कह रहे थे शौकत साहब के, मंसूबा वफाक का है तो इसलिए वो पैसे जो है वो वफाक नहीं रिलीज करने, वो चले एक अलहदा मामला होगा, यकीनन सही बात होगी। लेकिन ये जो आपने अभी बात की है कि पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, इतने नाजों से इन्होंने परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाया, और अब कहते हैं कि जी FIR का इंदराज नहीं हो रहा, लेकिन उसमें परवेज इलाही सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का उसमें कोई मसला, उनका अमल दखल नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो या अल्लाह या रसूल परवेज इलाही बेकसूर का जो नारा लगाया है खान साहब ने, तो ये समझ से बाहर है, बिल्कुल बालातर है, ये समझ नहीं आती ये वाली चीज कि क्या इसकी वजह है। और टेक्निकल बात है, चौधरी साहब समझाएंगे PST में ऐसा फंसाया ना हमें, या हमें लगता है कि नहीं ये सच बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सच बोल रहे होंगे, बट ठीक कह रहे हैं। मोना साहब प्लीज कंटिन्यू। अच्छा बाय द वे, लेकिन जो चौधरी साहब भी अभी बात कर रहे थे ना, मैं उसमें भी अर्ज करना चाहती हूँ, वो कह रहे थे कि सारा इल्जाम सियासतदानों पर ना लगाएं। चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े नजरियाती सियासतदान हैं और मैं इसलिए बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन चौधरी साहब माजरत के साथ आपके साथ जो आपके दीगर जो साथी हैं आपकी जमात से, वो वोट को इज्जत दो का सिर्फ नारा लगाते हैं सर, आप भी ये बात जानते हैं, और दरअसल वो इस नारों से कोसों दूर हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं ना कि वो उनकी तरफ भी वो भी जिम्मेदार हैं, मतलब आप लोग और आपके तमाम साथी ऑफ द रिकॉर्ड, कभी ऑन रिकॉर्ड तो कहने की माशाल्लाह आप जैसे में तो बहुत हिम्मत है और मुझे आपकी हिम्मत पे कोई शक नहीं, लेकिन दीगर में कोई हिम्मत नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड के अलावा ऑन द रिकॉर्ड बोल पाएं। ऑफ द रिकॉर्ड ये नाम लेते हैं, आपको पता है अदनान किसका, NDMA का, कि जी NDMA ने वो नहीं किया और देखें ये इनको को पूछता नहीं है और ये इनके फंड हैं, इनको को पूछें तो जवाब नहीं देते। भाई आप पहले अपने आप को तो देखें, आप सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं उस इदारे में और सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड उसकी बात करने का इंतखाब करते हैं, तो फिर मतलब वो सिविलियन सुप्रीमेसी, वो वोट को इज्जत दो, वो ये तमाम बातें तो सिर्फ फिर बातें रह गई ना। बिल्कुल, एक ब्रेक ब्रेक लेने दें ताकि वोट को इज्जत दो और शौकत बसरा संडा दोनों पे तफसीली जवाब दे सकें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक तो मोना साहब ने जो वोट को इज्जत दो की बात की, क्या उस नारे पे पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून उसी तरह स्टैंड करती है जिस तरह नवाज शरीफ साहब को पनामा के बाद निकाला गया था और इस नारे ने जोर पकड़ा था, अब क्योंकि आप वापस पावर में आ चुके हैं। और दूसरा ये बसरा साहब ने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी थोड़ा तरस आता है इन पे कि पंजाब में हुकूमत और कुछ भी नहीं करा सकते, तो कहीं थोड़ी बहुत ही भरम में इनकी सपोर्ट कर दें सर। बहुत शुक्रिया साहब। बिल्कुल ये हकीकत है कि अगर एक सियासतदान, एक मुंतखब नुमाइंदा, मेंबर पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी, अपने ईमान, दीन और अपना जो उसके पास प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसके साथ अदा करे तो कोई भी शख्स उससे बालातर नहीं है। लेकिन ये सारा काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ज़ाती मुफादात से बाला होना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ आपने जो कुर्बान करनी है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन बदकिस्मती से शौकत बसरा साहब भी शायद इख्तलाफ करने लगे या मेरे ऊपर कोई और मतलब वो सख्ती इस मामले में कर दें। देखिए, हमारे सियासतदान भी पार्टियां बदलने के लिए अपनी ज़ाती मुफादात के लिए और पार्टी की क़यादत भी उनको कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार होती है। और इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी अगर आप सामने रखें कि जब पार्टियों के अंदर जमहूरी रवायात नहीं हैं और वहाँ से कोई भी पीटीआई, अभी शौकत बसरा साहब जितने दावे करें, पीटीआई की हुकूमत अच्छा बलदियाती निज़ाम नहीं ला सकी, इलेक्शन नहीं करा सकी। मेरी 10 साल हुकूमत रही पंजाब में, मैंने एक दफ़ा इलेक्शन करवाए। जब आप अपनी टीम ही नहीं बनाएंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे, ये सैलाबी की बात कर लें, अगर बलदियाती निज़ाम मौजूद हो तो आपके पास कितनी बड़ी टीम होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिलीफ देने के लिए। कोई शख्स उस तरफ नहीं जाता। एनडीएमए की बात की, या एनडीएमए की तरह बहुत सारे और इदारों की बात करें जहां पर पावर कॉरिडोर्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है और कहती है कि ये पोस्ट उन्हें दी जाएं और वो दी जाती हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत कम लोग हैं जो किसी रिटायर्ड जर्नैल या रिटायर्ड ब्रिगेडियर या कर्नल या यूनिफॉर्म इदारे से आए हुए किसी को पूछ सकें, इसलिए कि कैपेसिटी के अंदर फर्क है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग करती हैं? क्या उन्हें वेल इक्विप्ड करती हैं? हम जब वजारतें बांटते हैं, हम जब ओहदे बांटते हैं, क्या इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हैं? तो ये बात दुरुस्त है कि इसके अंदर हमारी अपनी कोताही है, किसी और की नहीं। अगर एक सियासतदान, चाहे वो एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हो या वजीर आजम हो या वजीर हो, वो अपने फ़राइज़ सही तरह से ईमानदारी से सर अंजाम दे और उसके अंदर वो कैपेसिटी हो, वो काबिलियत हो, तो फिर कोई चीज़ उसके आड़े नहीं आती। रहा शौकत बसरा साहब का मसला, तो देखिए शौकत बसरा साहब, आपकी तरह पूरा पाकिस्तान यही मुतालबा कर रहा है कि 4 साल जेड़े लारे लांदे रहे जे, जेड़े वादे करते रहे जे, जेड़े बजट बनाते रहे हो, जेड़ा PSDP 4 साल वो कितने सी? कहाँ था वो आपके वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? कहाँ थे आपके वजीर खजाना? कहाँ था आपका वजीर आजम? कहाँ थे शौकत बसरा साहब जो पीपल्स पार्टी छोड़ के आके PTI ज्वाइन करके और रोज रटी रटाई सारी वो बातें जो उनके मिजाज के खिलाफ हैं, वो इमरान के दिफा में बोलते रहे कप्तान के लिए, लेकिन कप्तान एक सड़क 4 साल में नहीं बनवा सका। और अगर आपकी एक सड़क नहीं बन सकी तो फिर पूरे पाकिस्तान का भी सिंपल यही मुतालबा है कि आपका वजीर आजम नालायक, आपका वजीर खजाना नालायक, आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मिनिस्टर नालायक, आप कुछ नहीं कर सके। तो आज ये रोना धोना आपका काहे का है? और हाँ, अगर वो कोई बहुत ज़रूरी मंसूबा है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो बिल्कुल आप मुझे दीजिए, बताइए। अगर यहाँ शेयर करें तो भी, पर्सनली देना चाहें तो भी, मेरे वजीर आजम के पास, मेरे वजीर खजाना के पास, मेरे प्लानिंग मिनिस्टर के पास सलाहियत भी है, तरतीब। चलो, ये तो एक अच्छी ऑफर दे दी आपने बसरा साहब को। बसरा साहब, इस अच्छी ऑफर के साथ एक कमेंट ये भी कर दें सर कि ये चोर डाकू कहने से वोट मांगेंगे या आवाम को बता के वोट लेंगे कि हमने ये परफॉर्म किया था इन 3.5 सालों में? सर अब तो डिफरेंट सिनेरियो है ना सर 2018 के मुकाबले। और मुझे इंटरप्ट कर देते हैं। मैं फिर दोबारा ये ऑफर कर रहा हूँ। पहले तो अभी इसी प्रोग्राम के अंदर चौधरी जाफर साहब कहे कि हम जी मार्च की फलां डेट को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं,
और फिर इनकी कांपे यही ना टांगनी शुरू है तो मुझे कहिएगा। बात ये है, हमने डिलीवर नहीं किया, हम नाकाम हो गए। मैं बिल्कुल ऐलान एक मिनट जैसा ऐसे नहीं, अब आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ऐसे ना मैं ऐलान करता हूँ, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मैंने आपको और इंटरप्ट वजीर नहीं किया, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसे ये तरीका ठीक नहीं है। एसएमटी अपना टेन्योर आपने पूरा करे। इतनी देर तकरीर की है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अंदाजा करें आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दिलेरी रहा के हूँ। साथ सीना चौड़ा करके ये भड़क मारते हैं कि देखें जी हम नहीं पक। तो भाई जरा इस स्टूडियो में से बाहर निकल के चौधरी साहब अपने हल्के में तो जाएं, वहां जाके हल्के वोट में हूं। मांगे, लोगों को कहें कि हमने 6 महीने में पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बना दिया है, पाकिस्तान को मैं आता हूँ चौधरी साहब, आपको टाइम देता हूँ, मैं आपको टाइम देता हूँ चौधरी साहब। हल्के से बता रहा हूँ। देखिए मुझे बात करने दें यार अदनान भाई, ये कोई तरीका नहीं। नहीं चौधरी साहब मैं आपको टाइम देता हूँ, बसरा साहब कंटिन्यू अदनान भाई सर, कंटिन्यू सर। चौधरी साहब बोले हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हालत यह है, 6 महीने में 150 वाला पेट्रोल 250 पर, डीजल जो था 160 पे वो 250-300 पर। आप बिजली देख लें, आप चीनी आटा घी देख लें, यार इनको जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, इनको आती है बातें। आप आए ना, आए आवाम के दरमियान, उनको कहें कि हमने आपके लिए खास सस्ती कर दी है, हमने नहीं बसरा साहब एक सवाल यहाँ पे ले लें, एक सवाल ले लें सर एक सवाल ले लें। आप बार बार कह रहे हैं कि चौधरी साहब पहले अनाउंस करें कि मार्च में इलेक्शन होंगे। भाई जो इलेक्शन जाके 3 महीने बाद होने वो 3 महीने पहले हो जाएंगे, मतलब ये क्या मनता है? 90 दिनों में कौन सा आपने मतलब चांद पे पहुंच जाना है? ये आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये 13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं, ये अभी पिछले दिनों 8 सीटें इन्होंने कही थी और खान साहब 8 सीटों पे इलेक्शन लड़े, सारी की सारी सिवाय 2 सीटों की सारे इलेक्शन हार गए। डर ये है, खौफ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है खान वर्सेस खान, एंटी खान। अब इनको पता है कि ये हम किसी तरीके से, हमने तो कभी तोशा खाना, कभी घड़ी, कभी फरागोगी, कभी पता नहीं ऑडियो, कभी वीडियो, कभी फंड फंडिंग, और जब कुछ नहीं बना, सियासी तौर पर नाकाम होगा हर बार, फिर बंदा ही मार दो, बंदे को कत्ल कर दो, अब ताकि कहानी खत्म हो जाए। बात यह है कि आपने पाकिस्तान में भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था, जब 9 सितारे इकट्ठे हुए थे और जियाउल हक जो बदतरीन आमिर था, उसने अमेरिका के कहने पर उनको एक जुडिशियल मर्डर हुआ और उसके बाद उस फैसले को कोर्ट भी नहीं किया जाता। आज भी यही सूरत हाल है। जब सबने देखा हम इकट्ठे होकर भी नाकाम हो रहे हैं, इलेक्शन में भी नहीं जा पा रहे, तो अब हल क्या निकाला कि ये इमरान खान को कत्ल कर दो। भाई आज मैं फिर आपको चैलेंज देता हूं कि हमारी आपकी हुकूमत है, आपकी मरकज में भी थी, सूबे में भी थी, आपने अपनी हालत देख ली पंजाब असेंबली के इलेक्शन में जो आपका गढ़ था। भाई अदनान, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बहुत बुरे थे, खान साहब का बयानिया पिट गया, हमने डिलीवर नहीं किया, तो भाई फिर डर किस बात का है? इमरान खान तो अकेला है, उन्हें तो अपने टाइम पे इलेक्शन कराएंगे ना। ये मतलब उनका वो कब कह रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे? उन्होंने कब कहा कि हम नहीं करा रहे इलेक्शन? टाइम पे कराएंगे। अच्छा, ये वही पार्टी है ना जो 4 लाख मार्च किए थे इन्होंने, महंगाई के जो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये रिप सिस्टम, मैं आता हूँ चौधरी साहब से रिस्पॉन्स लेता हूँ माशी नाकामी का। मोना आलम साहिबा प्राइम मिनिस्टर है, हमें इलेक्शन चाहिए। मोना आलम साहिबा, इलेक्शन चाहिए, बिल्कुल। मोना आलम साहब, ये जो जिद है कि वो कहते हैं कि पहले इलेक्शन हो जाएं और वो क्या हुकूमत वफाक की कहती है कि हम टाइम पे इलेक्शन करें, खान साहब क्यों कबल इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा शिद्दत से कर रहे हैं? मैम देखें, फेस सेविंग भी तो किसी चिड़िया का नाम है ना अदनान साहब। यही रीजन है उसका कि जी बसरा साहब, मैं आपसे अर्ज कर रही हूं, देखें ये जो पूरी चीज है उसकी ये रीजन है कि इनको लगा था, खान साहब को लगा था कि शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन के कामयाब होने के बाद और उसके फौरी बाद कि इलेक्शंस फोर्स करवा लेंगे, जो कि वो लोग नहीं करवा पाए हैं। अब अगर नहीं करवा पाए हैं तो वो ये तो नहीं कह सकते ना कि अच्छा चलें ठीक है कोई बात नहीं, हमारी तरफ से आप मतलब आप वक्त पे ही करा लें, जब होने हैं तभी हो जाएं। 6 महीने तो गुजर गए हैं ना, तो अब मजीद गुजर जाएं 6 महीने या 8 महीने, क्या फर्क पड़ता है? वो ये बात नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा फेस सेविंग के लिए ये जरूरी है कि वो अपने वोटर्स को बोलें कि नहीं देखें 3 महीना पहले ही सही, लेकिन हमने जो डिमांड रखी थी कि आपने इलेक्शंस पहले कराने हैं, अर्ली इलेक्शंस, वो हमारी डिमांड पूरी हुई। लेकिन ये शायद, मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो कि ये खबर है या नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खान साहब इसके अलावा एक और चीज़ फोर्स कर रहे थे
सुनने में ये आ रहा है कि शायद खान साहब उस चीज को फोर्स करने में कामयाब हो गए हैं, जो कि उनकी इलेक्शंस के अलावा जो दूसरी डिमांड है। वो चीज मतलब शायद मैं आपको एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकती, लेकिन तकर्रुरी के हवाले से खान साहब जो चाह रहे थे ना, तो वो ऐसा मालूम होता है कि खान साहब की कुछ हद तक वो बात पूरी हो गई है। और मैं जाहिर है इसके अंदर ये सेंसिटिव मामला है, मैं बहुत इसमें कयास आराई नहीं करना चाहती, लेकिन खान साहब की जो एक बदली हुई टोन है वो उस बात की गवाह है। कल आपने अगर नोटिस किया हो, कल खान साहब ने बड़े क्लियर अंदाज में ये कहा, और जो उनका पहले इंटरव्यू था जो उन्होंने FT को, फाइनेंशियल टाइम्स को दिया था, उसमें उन्होंने कुछ रोज पहले, आई थिंक मतलब 5 दिन पहले की बात होगी, तो 4-5 रोज पहले खान साहब ने अपने उस इंटरव्यू में कहा था कि जी अमेरिका को हम ब्लेम नहीं करते, क्योंकि अगर अमेरिका ने साजिश की भी थी तो वो कामयाब थोड़ी होती अगर यहाँ के लोग उनकी मदद ना करते। क्लियर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने उनकी मदद की, अमेरिका की उस मुबैना साजिश में। और जो कल उन्होंने खिताब किया है, कल के खिताब में खान साहब ने क्लियर कहा है कि भाई आपने सुना होगा, बल्कि आपको अपने प्रोग्राम में चलाना चाहिए था वो खान साहब का बाइट, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने मदद, चले मान लिया आपने मदद नहीं की थी, लेकिन अगर आपने मदद नहीं की थी तो आप रोक तो सकते थे। तो खान साहब के ये जो बदली हुई टोन है उससे ये बड़ा मालूम होता है। और बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद खान साहब की बदली टोन और लॉन्ग मार्च का रुक जाना और फिर 26 को एक डेट दे देना, खान साहब का रवैया नरम क्यों हुआ है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी हुकूमत है, वजीर आजम आपका है और आपको बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो वजीर आजम बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा बाख्तियार है, पर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इतने कंफ्यूज नजर आते हैं शहबाज शरीफ साहब कि वो 1 महीने में 2 दफ़ा लंदन चले जाते हैं, 2 दिन में 4 दफ़ा मुलाकातें करते हैं, एयरपोर्ट से वापस चले जाते हैं। 8 दिन रह गए हैं, आपके वजीर दिफा ये बताने से कासिर हैं कि समरी कब जाएगी, और रिवायत के बरक्स कि मतलब आज तो पता होना चाहिए था हम सबको कि कौन है आर्मी चीफ। आपने एक मुल्क में कॉस बर्पा कर दिया है, क्यों, वजह क्या है, कहाँ है कमजोरी, किस बात का डर है आपको सर? बहुत शुक्रिया अदनान। 2013 से 2018 2 दफ़ा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की और मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम की। सर कोई कहीं अबहाम नहीं था, कोई कहीं मीडिया पे शोर गोगा नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सियासतदान को कोई परेशानी नहीं थी, ना वजीर आजम को परेशानी थी, ना आज मियां नवाज शरीफ को कोई परेशानी है, ना आज वजीर आजम को कोई परेशानी है। अगर परेशानी है तो वो जनाब इमरान खान साहब को है, जिन्होंने अपने मनसब मेंबर कौमी असम्बली का भी और वजीर आजम का भी हमेशा मजाक बनाया। वो इस तकर्री से पहले एक आम मामूल का तबादला जो था, जो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने किया और DGISI फैज हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर जाना था, बड़े रूटीन के मामलात हैं। मैं 3.5 साल, तकरीबन 3 साल पार्लिमानी सेक्रेटरी राउंड डिफेंस का, बहुत सारी वो तकर्रियाँ और तबादले होते थे जिसमें कोई एक ऐसी अपॉइंटमेंट भी जिसने फर्द ने जाना है वो वजीर आजम का अपॉइंट करदा या उसका इख्तियार था, लेकिन कभी कहीं कोई तसल, कोई अबहाम, कोई गैर यकीनी। वेरी राइट सर, जो हवाले आप दे रहे हैं उन हवालों में 2 हफ्ता पहले क्लियर हो जाता था, समरी मूव हो जाती थी, साइन हो जाता था, अनाउंस हो जाता था। यूं नवाज शरीफ कहीं किसी को मिलने 5-5 दफा नहीं जाते थे सर। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सॉरी टू से। अगर इस मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके, तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। अगर वो अनाउंस कर देते, समरी मूव कर देते, वजीर दिफा कॉन्फिडेंट होते, तो सर इस मुल्क में इस वक्त अंदाजे ना लग रहे होते। हर चीज रुकी हुई है उस बात को लेकर। देखिए अदनान साहब, अंदाजे लगाने वाले तो कई माह पहले से अंदाजे लगा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया और PTI के जो अकाबरीन हैं उनकी बातें करें, वो तो कई माह पहले नहीं चौधरी साहब, आपने खुद बोला कि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे डिफेंस के, आप मेंबर पार्लियामेंट रहे, आप इतने अरसे से सियासत में हैं, मुझसे ज्यादा चीफ की अपॉइंटमेंट आप देख चुके हैं अपनी जिंदगी में सर। ऐसा कब हुआ है, कोई एक दफा तारीख मुझे बता दीजिए। चलिए दूसरा मैं ये बात करता हूं, क्या इसके अंदर कोई पाबंदी है कि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले अनाउंस होगा? और क्या अगर 10 दिन पहले अनाउंस हो या 5 दिन पहले अनाउंस हो तो उसके अंदर कोई अभाम है, कोई गैर कानूनी काम है? यू आर वेरी राइट सर, बट आप डाल रहे हैं कि तारीख ऐसी नहीं है, ना ही इमरान खान इसका रिस्पॉन्सिबल है। मैं उस पे आपको, इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान ने ये सारा शोर होगा कि ये आर्मी चीफ वो लगाने जा रहे हैं, आर्मी चीफ ये बातें कौन कर रहा है?
ये एक मामूल का काम है। वजारत जो है दिफा, बिल्कुल ठीक वो है, बिल्कुल समरी सही भेजती है, सर, टाइम वो कम है, अगर बिल्कुल 22 बिल्कुल ठीक तारीख को है। भेजती बसरा है, साहब 2 24 मिनट को आपके लिए भी भेजती सर, है। बसरा साहब। ये सर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर, मोना आता हूं लास्ट में कंक्लूजन, मोना आपकी तरफ होंगे। बसरा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि 26 नवंबर को सरप्राइज मिलेगा। सर ये कौन सा सरप्राइज है जो 25 मई से शुरू हुआ है, अभी तक मिल नहीं पा रहा आवाम को? सर आपका वोटर सपोर्टर आपसे पूछता होगा कि भाई तंग आ गए हम भी, दे दो सरप्राइज, दे दो लाहे अमल। ऐसा कौन सा आपने मून मिशन प्लान किया हुआ है सर? भाई, जिस इंसान को अल्लाह पे भरोसा हो और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो और अवाम साथ हो, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको भागने की जरूरत है, ना ही उसको 13 पार्टियों को इकट्ठा करने की जरूरत है। हमारे पास अल्लाह की मदद है और खल्के खुदा हमारे साथ है, इसलिए पहली बात तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी हमें किसी भी तमाम जनरल जो है हमारे, मैं समझता हूँ सिपाही से लेके जनरल तक तमाम मुहिब वतन है, हमें लगने वालों से इशू नहीं है, लगाने वालों से इशू था। और आज भी हम ये समझते हैं कि हमें आपको जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का नाम है, हम उस चीफ ऑफ आर्मी के इदारे के साथ खड़े होंगे। हम तमाम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि माजी के अंदर भी देख ले कि अभी जो सब तो बता रहे हैं कि माजी का तो बहुत तलख है, किसने किसको लगाया और क्या रिजल्ट निकला और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन मैं अभी भी आपको प्रोग्राम में ये कहूंगा, हमें इदारे के मुतालिक डिस्प्यूटेड बातें नहीं करनी चाहिए। अभी 29 ज्यादा दूर नहीं लगी, बल्कि इसी वीक में हम सुन रहे हैं समरी भी चली जाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लग जाएंगे। सर वेरी राइट, इमरान खान साहब ने कहा कि 26 को सरप्राइज देंगे। सर वो क्या सरप्राइज होगा? सरप्राइज तो यही होगा ना कि आप अभी जो लोग कह रहे थे कि देखें इनके साथ लोग नहीं है, अवाम कम हो गई है, आप देखेंगे अवाम का एक समंदर होगा, पाकिस्तान होगा, वहां पर पाकिस्तान का हर रंग होगा, हर कोने से गिल। सर यही सरप्राइज होगा कि बहुत बंदे होंगे? सर वो तो वैसे ही बहुत बंदे होते हैं वहां बंदे होंगे और वो नारा लगा रहे होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह मोना साहिबा, सरप्राइज बता दिया है बसरा साहब ने। तो रंग होगा पाकिस्तान का, यही सरप्राइज है। मोना साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ओवर टू यू। ये बिल्कुल, ये मुझे जी वही वाला सरप्राइज याद आ गया अदनान बसरा साहब के सरप्राइज से, वो जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन दिया था और कहा था अगले दिन सरप्राइज होगा, कौम एंजॉय करेगी, और इन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। और फिर इनके जो अरकान असेंबली थे वो सारे कह रहे थे ये हम पहले अरकान है जो असेंबली से फारिग होके और इतने खुश हो रहे हैं, पार्टी हो गई है, पता नहीं पार्टी हो रही है। वो आपको वीडियोस याद होंगी, मुझे वही याद आ गई। अच्छा, ये जो आपने बात की, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहती हूँ एंड में, जो चौधरी साहब कह रहे थे, आपने बिल्कुल उनको ठीक कहा है। इसके ऊपर जो अभाम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की वजह से बना हुआ है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि खान साहब इसमें जो मर्जी बयानात दें, लेकिन हुकूमत वक्त चाहे तो इन तमाम अभाम को एक चुटकी में, एक स्ट्रोक ऑफ पेन से ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही हैं क्योंकि वो शायद अपनी कुछ मर्जी इसमें करना चाह रहे हैं और शायद उनकी मर्जी में उनको कुछ अड़चने आ रही हैं और उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, तो उनको अबूर करने की कोशिशों में और तगोदौ में हुकूमत लगी हुई है। और ये हालत है कि वजीर दिफा कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। वो शुक्र है उन्होंने ये नहीं पूछ लिया कि आर्मी चीफ कौन होता है, कि कौन सा आर्मी चीफ, किसका आर्मी चीफ। तो मैं इस पे सब्र शुक्र कर रही हूँ कि चले उन्होंने ये बात नहीं पूछ ली। अच्छा चौधरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? सरप्राइज है कि बहुत सारे लोग खड़े होंगे। ये दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि ये वजीर आजम का इख्तियार है, वजीर आजम इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और वजारत दफा समरी भेजेगी, जो रूटीन का काम है उसी तरह से होगा, 4 दिन पहले हो या 4 दिन बाद, लेकिन उस वक्त से पहले होना चाहिए जब आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, जो 29 नवंबर है, तो उससे पहले इंशाल्लाह होगा। वज़ीर आज़म इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर एक अफवाहों की जो एक जो चक्की है उसको रोकने में भी तो कुछ अपना किरदार अदा करें। इस मामले की वजह से पूरा मुल्क एक तरह से स्टैग्नेशन का शिकार है, कोई दूसरी चीज आगे नहीं बढ़कर दे रही। ठीक है, आपके पास वक्त है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली वो तमाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जहन में सर इतनी क्लैरिटी है तो आप कर लें ताकि ये खत्म हो किस्सा एक तरफ लगे। बसरा साहब को दो 20 सेकंड। बस मैं यही कह रही हूँ, आप चाहें तो आप पहले खत्म कर लें और इन तमाम के आप अपने मुखालफिन के मुंह पे टेप लगा दें। यार बसरा साहब को 10 सेकंड दो। बसरा साहब जल्दी से, बसरा साहब माइक दो। बसरा साहब का ये कह रहा था कि मोना इनको ना रास्ता दिखाएं, इनको टकराने दें, ये टकराने के पुराने आदमी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।